नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज की देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट आपके लिए सबसे अहम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी खबर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए साथियों, अब फटाफट शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने आज देश के श्रम कानूनों और औद्योगिक ढांचे को लेकर एक अत्यंत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने साल 1978 के उस 48 साल पुराने ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है, जिसके तहत उद्योग या इंडस्ट्री शब्द की बहुत व्यापक व्याख्या की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि पुराना कानूनी ढांचा अब नए औद्योगिक संबंध संहिता 2020 फीट के तहत लागू नहीं होगा। कोर्ट के इस फैसले से देश में व्यापार करने की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस पर अपनी चिंताएं जाहिर करना शुरू कर दिया है। बढ़ते छात्र प्रदर्शनों और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामलों को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बेहद कड़ा कदम उठाया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने पुलिस कार्रवाई, छात्र विरोध प्रदर्शनों और विशेषकर नीट यूजी से जुड़े मुद्दों की बारीकी से जांच के लिए एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है। इस समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को सौंपी गई है, जिसमें पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और कई रिटायर्ड डीजीपी स्तर के अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह समिति देश भर में छात्रों की सुरक्षा और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के क्रियान्वयन को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब नागरिकता के लंबित आवेदनों को मंजूरी देने का अधिकार केंद्रीय समितियों से हटाकर सीधे 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, असम के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया की रफ्तार को तेज करना और कागजी औपचारिकता को कम करना है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आ रही है। मणिपुर में जारी आंतरिक अशांति के बीच आज विभिन्न समुदायों और संगठनों के नेताओं का एक 10 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। इस प्रतिनिधिमंडल में मैतेई, पांगल, मणिपुरी, मुस्लिम और नागा समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनकी मुख्य मांग है कि राज्य में आगामी जनगणना की कवायद शुरू होने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को तुरंत अपडेट किया जाए। इस मांग को लेकर राज्य में केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों का बहिष्कार भी देखा गया, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित भ्रष्टाचार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी प्रोजेक्ट के टेंडर में अनियमितताओं के मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय और कई अन्य ठेकेदारों को भी हिरासत में लिया है। अदालत ने इस मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर भी एसीबी से जवाब तलब किया है, जिससे दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। अब बात करते हैं हमारे अन्नदाताओं यानी किसानों से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान संगठनों ने आगामी पेराई सत्र 2026-27 के लिए राज्य सरकार से गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी को बढ़ाकर सीधे 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की पुरजोर मांग की है। किसानों का कहना है कि डीजल, खाद और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों के कारण खेती की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में इसे लेकर किसान पंचायतों का दौर भी शुरू हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में किसान प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर सकती है। देश के स्वास्थ्य क्षेत्र और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए केंद्र सरकार एक नई कल्याणकारी योजना लेकर आई है।
नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने एक देश एक लाइसेंस नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस नए नियम के तहत यदि कोई डॉक्टर किसी एक राज्य की मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत हो जाता है और उसे नेशनल मेडिकल रजिस्टर में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है, तो वो बिना किसी अन्य राज्य से दोबारा लाइसेंस लिए पूरे भारत में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकेगा। इस योजना से देश के ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज एक बेहद सनसनीखेज और दुखद घटना सामने आई है। लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में एक निजी बैंक के बाहर आपसी विवाद के चलते एक बैंक कर्मचारी ने अपनी पत्नी, जो कि उसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी, और अपनी सगी बहन को सरेआम गोली मार दी। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के पीछे गंभीर पारिवारिक और वैवाहिक विवाद बताया जा रहा है। लखनऊ पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल मीडिया ब्लॉक को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि उनका आधिकारिक व्हाट्सएप अकाउंट अचानक ब्लॉक और प्रतिबंधित कर दिया गया है। अजय राय ने बुधवार देर रात एक बयान जारी कर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर प्रशासनिक दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों को देखते हुए विपक्ष की आवाज को दबाने और कार्यकर्ताओं से संपर्क तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर तकनीकी कंपनी या प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालातों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा संज्ञान लिया है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर जाने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम और शहरी विकास विभाग को आपातकालीन आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर जलभराव वाले सभी रिहायशी इलाकों से पानी को मशीनों के जरिए बाहर निकाला जाए। साथ ही माननीय अदालत ने यूपी सरकार से भविष्य में जलभराव को रोकने के लिए एक परमानेंट एक्शन प्लान भी तलब किया है। बिजनेस जगत से भारत के लिए एक बहुत ही सकारात्मक खबर आ रही है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के भारतीय विंग यानी एप्पल इंडिया ने इस वित्तीय वर्ष में अपने मुनाफे में रिकॉर्ड 16% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का कुल शुद्ध लाभ बढ़कर 3,196 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में मेड इन इंडिया आईफोन की बढ़ती मांग और प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल की मजबूत पकड़ के कारण यह शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इससे भारत में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के और अधिक विस्तार होने की उम्मीद है। देश के एडटेक सेक्टर और शेयर बाजार के निवेशकों के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। मशहूर एडटेक स्टार्टअप फिजिक्सवाला का आईपीओ आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर लिस्ट हो गया है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 33% के भारी प्रीमियम के साथ हुई है, जिसने निवेशकों को पहले ही दिन मालामाल कर दिया है। इस बम्पर लिस्टिंग से यह साफ हो गया है कि भारतीय शेयर बाजार में देश के मजबूत और मुनाफे वाले एडटेक बिजनेस मॉडल्स को लेकर निवेशकों का भरोसा बहुत मजबूत है। बुलेटिन के आखिरी में बात करते हैं मौसम के मिजाज की। देश के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश का कहर जारी है। ओडिशा के भद्रक जिले में आज लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जलभराव को देखते हुए प्रशासन ने 5 ब्लॉकों के सभी 126 स्कूलों को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्र के लिए भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन की चेतावनी जारी करते हुए पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।